हेलो अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाहर से मैंने वकीलों की लिखी हुई किताबों में से प्रॉबली अब वो किताब जो कि मेरे नज़दीक सबसे मेरी फेवरेट बन गई, माय लाइफ इन कोर्ट, लुइस नाइजर की। उसने अपनी वकालत के बारे में लिखी हुई है और अभी मैंने आधी किताब पढ़ी है बट आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। वो आई थॉट कि आपको मैं रेकमेंड करूं और उसके बारे में बताऊं। ऑनलाइन अगर आप लिखें, लुइस नाइजर न्यूयॉर्क बेस्ड एक बहुत आउटस्टैंडिंग वकील था। 1961 में उसने किताब लिखी है माई लाइफ इन कोर्ट, और ये मैंने तो उठाई है, ये लोकल रीप्रिंट है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाहर जो बंदा बैठा होता है देवड़ी के अंदर, उससे कॉपी मिली है। ये कॉपी मुझे मिली है 1600 रुपये की। थोड़ी सी महंगी थी, बल्कि काफ़ी महंगी थी। अगर आप चाहें तो अगर आप ये लुइस नाइजर, LOUISNIZER, और माई लाइफ इन कोर्ट अगर आप लिखें तो इसकी आपको इंटरनेट आर्काइव एक साइट है, ये गूगल के अंदर लिखें तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। और वहाँ से अगर आपने PDF उतारनी है तो यू कैन डाउनलोड द PDF वेरी ईजिली। तो आपके लिए भी ये आसानी से अवेलेबल है। इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज इट अपने iPad, या मैंने भी अपने iPad वगैरह पे भी डाली हुई है, तो आई रिकमेंडेड। तो इस किताब के अंदर इतनी अच्छी चीज़ क्या है वो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि एक तो इट इज़ ईज़िली द मोस्ट रीडेबल। वकीलों की किताब अमूमन पढ़ने में मुश्किल लगती है। और बिफोर आई मूव ऑन, मेरी 5, अब ये प्रॉब्ली नंबर 1 के ऊपर जा चुकी हुई है, 5 जो पसंदीदा लॉ के बारे में किताबें हैं। एक तो SM ज़फ़र साहब की मेरे मशहूर मुकदमे, उससे मिलती जुलती ये है माई लाइफ इन कोर्ट। लुइस नाइजर की अपने केसेस के बारे में भी इसने जिक्र किया और प्रोफेशन के बारे में भी इसमें जिक्र कर रहा है। क्लोज चेम्बर्स एडवर्ड लाजरस की, द ब्रेदरन है, द ब्रेदरन इज़ बाय बॉब वुडवर्ड, अमेरिका US सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और प्रॉबली अगर आप फिक्शन की तरफ देखें, वो भी वकील ने, एक जज ने बल्कि लिखी हुई है, एनी बुक बाय ब्रदर्स इन लॉ। अगर आप फॉर एग्जांपल लिख लें, उसका बंदे का नाम क्या है यार, अभी मैं भूल रहा हूँ। अभी खैर अभी नाम बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज था इंग्लैंड के अंदर, एक मिनट लिखते हैं, ब्रदर्स इन लॉ बुक। जज का नाम है, हाँ, हेनरी सेसल, सॉरी, हेनरी सेसल की 5-7 और भी किताबें हैं, बट दिस इज़ प्रॉब्ली द वन। एक इब्तदा के अंदर वकील कि क्या इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है कि क्या एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं। शुरू में ये नया नया बैरिस्टर बन के आया होता है, उसके बारे में, रॉजर थर्सबी नाम है उसका। तो इट्स इंटरेस्टिंग, वो तो आप अलग चेक करें। बट कमिंग बैक टू दिस, इस किताब के अंदर अच्छी चीज़ क्या है और वाई इज़ दिस सो गुड एंड वाई एम आई रिकमेंडिंग इट सो हाईली टू यू। अभी तक उतरा नहीं, डाउनलोड पे लगाया तो था, लेट्स सी। उतरता है तो आपको इधर से डिस्कस कर लेंगे। खैर, बट कमिंग बैक टू लुइस नाइजर, इस किताब के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि आपको अंदर से पढ़ देता हूँ जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आई हैव ओपन हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट, जो इसके अंदर स्लीव के अंदर लिखा हुआ है, आई हैव ओपन हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट रूम डोर्स इन मैनी स्टेट्स बट द excitement has never been diminished. Indeed, it has grown. The challenge is ever new. The contest is ever intense. Surprise is ever present. The satisfaction of a noble calling are unique and bright. लुइस नाइजर ने, और बिल्कुल वकालत का जो, जिन लोगों को इश्क हो या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसके लिए। इन अ बुक दैट इज़ पैक्ड विद मोर एक्साइटमेंट, ड्रामा एंड सस्पेंस दैन एनी फिक्शनल मिस्ट्री, लुइस नाइजर, वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट फेमस ट्रायल लॉयर्स। और मशहूर कोई बता सकता है कि कौन कौन से? अगर आप क्लेरेंस डैरो एक बहुत मशहूर था, उसके बारे में भी, उसकी भी किताबें उसके बारे में मौजूद हैं अगर आप चेकआउट करना चाहें। Recounts some of his most fascinating and significant cases to his legal memoirs. He brings a brilliant mind, wit, compassion, and a narrative style and precision of utterance, qualities rarely found in one writer or even in one lawyer. Louis Nice's court victories are varied as the personalities of the clients he represented, and in my life in court, his versatility is proven in many different types of trial litigations, amongst them libel. One of the most brilliant cases was the libel suit of Quentin Reynolds against the columnist वेस्टबुक पेगलर। वो चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा था कि किताब आधी मैंने अभी तक पढ़ी है। आधी के अंदर ये है, एक तो इंट्रोडक्शन की तरफ मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा, और यू कैन पिक एनी चैप्टर फ्रॉम इट। प्रॉब्ली द वन दैट आई हैव चैप्टर 6 जो इसके अंदर है, 6 चैप्टर्स ही हैं।
चैप्टर 6 जो है प्रॉक्सी वॉर के बारे में, प्रॉक्सी वॉर व्हाई डिड इट कैच माय अटेंशन, कंपनी लॉ के बारे में है। और ये है इट्स अबाउट लोज के नाम से एक कंपनी है जो MGM, ये जो फिल्में वगैरह जो बनाते हैं उसकी कंपनी थी। और लुई बी मेयर जो कि MGM का हेड वगैरह हुआ करता था, उस कंपनी से फारिग करवा दिया गया और उसने मरने से पहले कोशिश की थी कि मैं कंपनी को दोबारा टेक ओवर कर लूँ। और उसकी जो लड़ाई हुई थी, आई फाउंड इट मोर फैसिनेटिंग दैन ये जो उसके अंदर पड़ी, और जिस अंदाज से उसने लिखी है, आई फाउंड इट मोर फैसिनेटिंग दैन एक कुसुनमुखी का UFC मैच है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर और अगर आप एक कॉर्पोरेट टेक ओवर्स, एक कंपनी को दूसरे किस तरीके से टेक ओवर किया जाता है, ये मीन प्रॉक्सी बैटल के बारे में अगर आप चेक करें तो इट्स अबाउट अ प्रॉक्सी बैटल है इसके आपके पास मुख्तलिफ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स वगैरह लेके आप कंपनी को और अपने डायरेक्टर्स बिठा के कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करें, इवन व्हेन यू माइट नॉट हैव द मेजॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उसको आप किस तरीके से करके करते हैं, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतने सफ़े हैं इसके, सारे मैंने बीच में पढ़ लिए हुए, मगर कोर्ट रूम के अंदर मेरे ख्याल में आखिरी 10-15 ही सफ़े हैं। उससे पहले जो कुसुनमुखी होती है, इट इज़ वेरी वेरी आई ओपनिंग फॉर मी कि कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में वकला की जो लड़ाई होती है और जिस तरीके से मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़, जुरिसडिक्शन, कभी इस कोर्ट में जाओ, ये करो, बोर्ड मीटिंग्स कैसे करें, उनको कैसे स्ट्रैटजी वगैरह करें। लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ में हम करना चाहते हैं, अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आपने कख नहीं किया। इसके अलावा और भी इसके अंदर जो लाइबल के बारे में इसके केसेस हैं, एंड देन देयर इज़ डाइवोर्स का एक अदद केस लिखा हुआ है। और उसको द इंटरेस्टिंग चीज़ इज़, फॉर एग्जांपल SM ज़फ़र साहब की भी मेरे मशहूर मुकदमे अगर आप चेक करें तो उसमें भी मुकदमे की डेप्थ के अंदर जाके किया हुआ है। शायद ज़फ़र साहब ने ये किताब पढ़ी और इससे शायद उनके पास पढ़ी हुई थी मेरे ख्याल में, उससे इंस्पायर होकर अपने लिखे हैं वगैरह। बट इशू ऑफ नाज़िज़्म इन अमेरिका, एक ऑनर के नाम से चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा। रामन कोका कोला के नाम से जो कॉपीराइट का एक केस था, प्लेजरी वगैरह का, वो उसके बारे में एक है। लाइफ एंड लेम, दो नेग्लिजेंस के केसेस के बारे में इसने बात की हुई है, द वर्थ ऑफ अ मैन की उसकी और डेथ इन बर्थ। हाँ, ये लिखा हुआ कि नेग्लिजेंस से अगर बच्चा और माँ, बच्चा फौत होते हैं, माँ होता है, उसके बारे में तो उसके बारे क्या ये, दीज आई हैव टू येट टू रीड। इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हुआ, और इसके अंदर वकालत की भी चंद टेक्निक्स वगैरह इससे मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चली हैं, वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक इसने फॉर एग्ज़ाम्पल बात की हुई है रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि क्लाइंट से लोगों की, क्लाइंट्स की मेमोरीज़, यादाश्त वगैरह कागजात होते हैं, नहीं होते हैं, मुकदमे वो 15, 10, 12 साल के बाद आपके पास आ रहे होते हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करें भूली हुई चीज़ों से। और मैंने कई क्लाइंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल मैं चंद दिन पहले ये देख रहा था, आई वाज गेटिंग इरिटेटेड विद द क्लाइंट कि यार तूने मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं बताई, तू फ़लाँ कोर्ट में भी गया हुआ था और तूने मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं बताई, मैंने तो ये इतना काम कर लिया हुआ, गलत डायरेक्शन में जा चुका हुआ था, मैंने उसको दोबारा रीड्राफ्ट करना पड़े। बात ये है रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि क्लाइंट्स भूल जाते हैं, आपका काम है, वकील का काम है अच्छे तरीके से उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना, पता करने की कोशिश करना। और इसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी भी एबिलिटी को इम्प्रूव होते हुए देखा है इसके अंदर, क्लाइंट से मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल करने का या इंफॉर्मेशन हासिल करने का। क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में इसने जो लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ कैसे आप उनको रिकॉल वगैरह करवाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि उसके मुंह के अंदर अल्फाज आप डाल रहे हैं, उसे सच वगैरह बना के दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बारे में ये, और ये देखो जिस तरीके से इसने फॉर एग्जांपल लिखी हुई ना, द मैजिकल क्वालिटीज़ ऑफ दिस रूल आर एंडलेस, ये अपना कह रहे हैं रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। The jury decides the case because of rule of probability. It accepts one version as against another because it accords its own standard of experience. The judge, when he is faced, jury का तो relevant नहीं होगा, अगला हमारे लिए relevant. The judge, when he is faced with conflicting testimony, decides on the basis of probability. We talk to the credibility of witnesses, but we rarely mean is that the witnesses told a story which means that meets the test of plausibility and is therefore credible. The corollary of this proposition is that to be a plausible witness must recreate emotion at the time of the original incident. The psychologists call this abreaction. Once more, the rule of probability is the surest guide. खैर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया,
اور یہ the ends of court, ہاں interesting, the ends of court of London are built in such a way that one who enters must bend his head low. صحیح بات ہے, میں وہاں پہ پڑھا ہوں تو اس لیے this architectural compulsion for respect our historic profession is an interesting symbolism. My own symbolism of awe and reverence for the law stems from a boyhood memory and involves my standing on tiptoe rather than bowing. وہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں, لوگ مختلف بات وغیرہ کرتے ہیں کہ ججز کے سامنے آپ سر کیوں جھکاتے ہیں. ہم ججز کے سامنے نہیں جھکا رہے ہوتے, انصاف کی کرسی کے سامنے آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز وغیرہ یہ ہے کہ وکالت, اس کو پڑھنے سے آئی تھنک آئی ونڈر کہ واٹ از دا پلیس آف ایگو ان وکالت, بیکاز اس کی گفتگو سے یا اس کے رائٹنگ سٹائل سے تو لگتا ہے کہ بہت ہیوملٹی کے ساتھ اور بہت فوکس کے ساتھ اور بہت ایکسیسیبل انداز کے اندر آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ زیادہ آکڑ نہیں دکھا سکتے. اس کا رائٹنگ سٹائل از ویری ویری اوپن. بٹ ونس اگین مائی لائف ان کورٹ یا میرے مشہور مقدمے آپ لکھتے ہیں تو آپ کو آئی امیجن آپ اگر سکسیزفل ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو اے لیول آف ایگو. مگر in order to argue or argue before a judge you can't actually go ahead and express your اپنا ایگو اتنا زیادہ. اس کے اندر لوئس نائزر کو, اس کتاب کو بھی اور اس کے انداز کو اور سٹائل کو بھی میں انالائز وغیرہ کرتا رہا ہوں. اس کا اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں نا تو اس کا ایک عدد you can actually see a couple of videos in which اس کا ایک عدد انٹرویو بھی ہے جس میں آپ اس کا بولنے کا سٹائل اور آپ اور چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم اوپننگ, یہ اس کا ایک ایکسیپٹ ہے مائی لائف ان کورٹ کا, اور جے ایف کے اساسینیشن کے اوپر بھی اس کا کامنٹ تھا. یہ لوئس نائزر کا, اگر آپ یہ چیک کریں اور بھی ٹی وی کے پروگرامس میں, دس از لوئس نائزر. بولنے کا, تحمل کا, جس طریقے سے بات کر رہا ہے, جو کنٹرول ہے, ٹرن آؤٹ ہے, واٹ ہی لکس لائک. کورٹ میں جا کے پتہ نہیں کیسے آرگیو کرتا ہوگا, مگر ٹی وی کے اوپر تو کم از کم ہی سے امپریس ہے. چلیں خیر, ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. سو آئی کانٹ ریکمینڈ دس بک مور. آپ اس کو آن لائن بھی, جیسے میں نے کہا, یو کین گو ہیڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ دس ایز ویل. اور یہ ڈاؤن لوڈ کے اوپر یہ دیکھیے ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہوئی ہے. یو کین بکس بائی لوئس نائزر, مائی لائف لوئس نائزر ان کورٹ ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی لگا ہو گئی ہوئی ہے. لیٹ می سیو اٹ آن مائی ڈیسک ٹاپ. Layman's impression of a trial frequently comes to the stage of motion pictures and television. My quarrel with these places is not that they are technically incorrect, but they are substantially inadequate. دیکھو کتنا simple, they lack emotional authenticity. They tend to become stereotyped. چھوٹے جملے, because وکیلوں کے جملے ایک ایک پیراگراف لمبے جتنے لمبے ہوتے ہیں. Look at his ability to write. A trial, however, is more than thumping excitement of contest where the weapons are the words and the defenses are wits. It is the search of truth. Diogenes and his lantern might well constitute a symbolic replacement of the blindfolded figure of justice. Justice لینے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے. The lawyer's task is to reconstruct past events and to adduce the persuasive facts for his client. یہ اصل میں ہمارا کام ہے. He is like the archaeologist who must find and exhume old evidence. How does he know where to search and for what? This is the supreme test of preparation, and any trial lawyer will admit proper preparation is the be all and end all of trial success. اس کے بارے میں وہ یہ مشہور, the stupid man, it will make bright the bright brilliant and the brilliant steady preparation سے. سو اگر آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, ہر ینگسٹر کو, ہر بندے کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں, یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کیجئے, پڑھیے, پرولوگ ہی کم از کم پڑھ لیجئے. وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں. یہ اس کا لکھنے کا, I absolutely love it. I look forward to over Eid reading the rest of the chapters as well. علیحدہ علیحدہ ہیں, اسٹینڈ الون ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. But as I'm saying, I was really excited, really hooked by. I thought کیا ہوگا, کوئی اتنا خاص انٹرسٹنگ کیا ہوگا. بٹ جب میں نے پڑھنی شروع کی بڑے شوق سے, بڑے انداز سے, and it's as good as a James Bond novel اگر آپ کو وکالت کا شوق ہے. So do check it out. I absolutely love this book and I recommend it very highly. پیش کی عید مبارک. آپ سارے کے سارے دوست خوش رہیں, اور کوشش کروں گا کہ آج آپ کے لیے ایک ریڈنگ بکس کا بھی دفتر کے اندر سے سیگمنٹ بنا کے کروں. کچھ کتابیں بھی میں اٹھا کے لایا ہوں, دفتر سے اٹھ کے بھاگ گیا تھا اور پھر وہاں سے لے کے آیا, ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں.
پیش کی عید مبارک.